दूरदर्शन पर एक गीत आता था, मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। यही गीत देश की सियासत में एक अलग तरीके का रंग दिखा रहा है। आजकल मोदी विरोधी नेता गुनगुना रहे हैं। 2024 की जंग के लिए विपक्ष एक बार फिर विपक्षी एकता का राग अलाप रहा है। इसकी शुरुआत तो हुई थी साल 2021-22 में, लेकिन बीच बीच में इसमें अड़चनें आती रही और तब से अब तक लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बीजेपी की अगुवाई में चल रहे एनडीए गठबंधन को रोकने के लिए विपक्ष का एक संयुक्त मोर्चा बनाने की बात लगातार होती रही, लेकिन विपक्षी नेताओं के सुर नहीं मिल पा रहे हैं। इन नेताओं की बातें आपस में मेल नहीं खा पा रही हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वदेश न्यूज का खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब और मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। जनता मांगे जवाब में आज हम बात कर रहे हैं 2024 की जंग के लिए विपक्षी एकजुटता की। एक बार फिर मोदी विरोधी नेताओं के बढ़ते मेल मुलाकात की, बात विपक्ष के भाजपा मुक्त अभियान की है और बात इस बात की कि मोदी के खिलाफ विपक्ष कितना बलवान है। दरअसल विपक्षी एकजुटता की राह में जो सबसे बड़ा रोड़ा है वो है अगवा बनने की होड़ कि विपक्षी एकता का सूत्रधार बने कौन। अब जितने दल उतने दावेदार। ऐसे में विपक्षी एकता के सुर के बीच अपनी अपनी ढपली, अपना राग वाली कहानी का पेंच हर बार फंसता है, क्योंकि सभी विपक्ष की अगुवाई करने की ताल ठोकते नजर आते हैं। लेकिन इस सबके बावजूद लगभग सारे विपक्षी दल एकता के पक्षधर हैं। दरअसल विपक्षी दल जान रहे हैं कि अगर 2024 में नरेंद्र मोदी के चेहरे वाली भाजपा को नहीं हराया गया तो उनके राजनीतिक भविष्य पर ग्रहण लग सकता है, क्योंकि अधिकांश दल केंद्र की जांच एजेंसियों से परेशान हैं और यही वजह है कि विपक्षी नेताओं में लगातार मेल मुलाकातों और चर्चाओं का दौर बना रहता है। अब हाल ही में ये विपक्षी एकता संसद में अडानी के मुद्दे पर और संसद से बाहर राहुल गांधी के मुद्दे पर भी दिखाई दी थी। हालांकि कुछ राजनीतिक दलों के नेताओं ने इससे भी दूरी बनाकर रखी, जिससे विपक्षी एकजुटता पर सवाल खड़े करने का मौका भाजपा को मिलता रहा। अब एक बार फिर बिना ईगो के विपक्षी गठबंधन और भाजपा को हीरो से जीरो बनाने की बातों ने जोर पकड़ना शुरू कर दिया है। लेकिन सवाल यही है कि क्या इन मेल मुलाकातों और बातों से भाजपा मुक्त अभियान कामयाब होगा? मोदी बनाम विपक्ष कभी मिलते हैं, कभी छिटकते हैं। संघर्ष इस बात का भी कि 2024 में विपक्षी एकता का सूत्रधार कौन बने। एक तरफ बिहार के सुशासन बाबू यानी नीतीश कुमार विपक्षी दलों को एक करने में लगे हैं, तेलंगाना वाले चंद्रशेखर राव उनका साथ दे रहे हैं, तो उधर नीतीश कुमार और तेजस्वी ने ममता बनर्जी, अखिलेश यादव से भी मुलाकात की। इससे पहले 12 अप्रैल को नीतीश कुमार राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल से भी मुलाकात कर चुके हैं। नीतीश का कहना है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले सभी विपक्षी पार्टियों को साथ बैठकर योजना बनाने की जरूरत है। तो वहीं ममता बनर्जी भी चाह रही हैं कि भाजपा को हीरो से जीरो बनाया जाए। ममता बनर्जी की माने तो उन्हें साथ चलने में कोई ऐतराज नहीं है। वो कहती हैं कि मेरे पर्सनल ईगो की कोई बात नहीं है, मैं चाहती हूं कि भाजपा हीरो से जीरो बन जाए। यहां आपको यह भी बता दें कि ममता बनर्जी ने भी विपक्ष को एकजुट करने के लिए पिछले महीने अखिलेश यादव, ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और जनता दल एस के नेता एचडी कुमारस्वामी से मुलाकात की थी। वहीं टीएमसी चीफ से मुलाकात के बाद नीतीश और तेजस्वी सपा प्रमुख अखिलेश यादव से मिलने लखनऊ पहुंचे थे, जहां अखिलेश यादव ने कहा था कि बीजेपी हटे देश बचे, इस अभियान में हम नीतीश कुमार के साथ हैं। उधर नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री बनने के सवाल पर कहा था कि सब लोग जब एकजुट हो जाएंगे फिर हम लोग बैठकर तय कर लेंगे कि प्रधानमंत्री किस नेता को बनना है। अब नीतीश कुमार से ममता बनर्जी और अखिलेश यादव की मुलाकात 2024 के चुनाव के लिए इसलिए भी अहम है क्योंकि केंद्र में सरकार गठन के लिहाज से ये तीनों राज्य बहुत मायने रखते हैं। उत्तर प्रदेश से लोकसभा की 80 सीटें, बिहार से 40 और बंगाल से 42 सीटें आती हैं। यानी 545 सदस्यों वाली लोकसभा की 162 सीटें अकेले ही इन तीन राज्यों में है। इसके अलावा पंजाब की 13 और दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों को लेकर भी आम आदमी पार्टी भाजपा की राह में रोड़ा है। तो वहीं दक्षिण मिशन पर निकली बीजेपी को यहां भी चुनौतियां कम नहीं है। ऐसे में सवाल यही है कि क्या विपक्षी एकजुटता भाजपा की बेचैनी बढ़ा रही है और भाजपा मुक्त अभियान में विपक्ष कितना बलवान है। इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। भाजपा मुक्त अभियान, विपक्ष कितना बलवान में। हम लोगों के
देश का पुराना इतिहास है और आजादी की लड़ाई है, तो उन सब चीजों को नई पीढ़ी तक सब दिन के लिए लोगों को रहना चाहिए। तभी लोग पता नहीं इतिहास को बदल देंगे, क्या करेंगे, तो सब लोगों को अलर्ट होना है। इसलिए हम लोग सब लोगों से बातचीत, और आज बहुत अच्छी बातचीत हुई है, और फिर इसके आगे आवश्यकता अनुसार जब होगा तो हम लोग सब एक साथ और अन्य पार्टियों को सबको एक साथ करके और बैठ करके बातचीत भी करेंगे और आगे के बारे में तय करेंगे। एक साथ में एक मैसेज कर देना है कि हम लोग सब एक साथ में है। हम तो पहले से आप लोगों को कह चुका कि हमारा इसमें कोई ऐतराज नहीं है। हम चाहते हैं बीजेपी जीरो बन जाए, बहुत बड़ा हीरो बन गया, कोई कुछ नहीं करके मीडिया का सपोर्ट में और नैरेटिव बना के, खाली झूठा बात कह के, फेक वीडियो बना के और फेक बात करके और गुंडा गद्दारी करके ऐसा नहीं चल सकता है। तो इसी के लिए नीतीश जी सबको साथ बात करेंगे, हम भी बात कर रहे हैं, तो एक साथ में मिलके हम लोग चलेंगे। हमारा कोई पर्सनल ईगो का कोई बात नहीं है, हम कलेक्टिवली एक साथ में काम करने चाहते हैं। और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी नेता गुलरेज शेख, कांग्रेस प्रवक्ता पवन शर्मा, जेडीयू प्रवक्ता के त्रिपाठी, आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता सैयद मोहम्मद तकी, टीएमसी नेता सोफिया खान और मैनेजिंग एडिटर आरपी श्रीवास्तव जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत हमारे इस खास चर्चा में। सबसे पहले के त्रिपाठी जी, आप ही से मैं शुरुआत करना चाहूंगा इस चर्चा की। इसके पहले ममता बनर्जी से पहले कांग्रेस और कई नेता कोशिश कर चुके हैं और अब नीतीश कुमार एक बार फिर से कोशिश कर रहे हैं। क्या ये कोशिश कितनी अभी सफल होती हुई दिखाई दे रही है भाजपा मुक्त अभियान में, और विपक्ष कितना बलवान में? क्या विपक्ष बलवान होता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए गौरव जी, भागीरथ साहब, देश की राजनीति में एक बड़ा परिवर्तन का आगाज हुआ और भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए सभी विपक्षी पार्टियां एक प्लेटफॉर्म पर, माननीय नीतीश कुमार बड़े जोर शोर से लग करके उसको एक प्लेटफॉर्म पे लाने का काम, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है इतिहास बदल रही है, सामाजिक ताना बाना को बदलने की कोशिश कर रही, जाति और धर्म में बांट करके सामाजिक समरसता को रसातल में पहुंचा दिया है। वहीं एनसीईआरटी की किताबों में भारी परिवर्तन हो रहा है, शिक्षा के क्षेत्र में भी हो रहा है। इन सारे और देश की जो तमाम हमारी संस्थाएं हैं उनको कमजोर किया जा रहा है, और ईडी और सीबीआई का विपक्षी नेताओं के खिलाफ दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी खुलकर कर, और इसके साथ ही साथ जो लोकतंत्र का ताना बाना है, जो लोकतंत्र, जो जनता से चुन करके लोग आते हैं, उनके ऊपर तमाम प्रकार की जो जांचें बैठाई जा रही है, गलत तरीके से फंसाया जा रहा है, इस पे कहीं कहीं एक देश में चिंता का विषय है। कहीं हमारा लोकतंत्र ही कमजोर है। इसके लिए माननीय नीतीश ने एक पहल बिहार में, और उस बिहार में 7 पार्टियों के साथ उन्होंने अपनी सत्ता बनाई है और वो प्रयोग बहुत सफल रहा। और मैं आपके इस चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि लगभग 8 बार वो वहां मुख्यमंत्री का शपथ ले चुके हैं। उसके साथ ही साथ 15 साल 20 साल लगभग केंद्रीय नेतृत्व में भी रहे हैं, वहां केंद्रीय सरकार में भी रहे, केंद्रीय सरकार में रहे, कृषि मंत्री रहे हैं, उद्योग मंत्री रहे हैं और आपके रेल मंत्री रहे। तो कहीं न कहीं बेदाग छवि हिंदुस्तान की राजनीति में। आज अगर विपक्ष में कोई चेहरा हिंदुस्तान में है जो प्राइम मिनिस्टर सारे गुण उनमें रखता हो, वो शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जो नीतीश कुमार को एक विपक्ष का एक मजबूत और कद्दावर नेता न मानता। चाहे वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे साउथ के तमाम नेता हो, चाहे आपके चंद्रबाबू नायडू हो, ये सारे लोग माननीय नीतीश कुमार की योग्यता और क्षमता पर किसी को अविश्वास नहीं। जहां तक सवाल है लेकिन त्रिपाठी जी, लेकिन जिस तरह से आप ये अभी स्टेटमेंट दे रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि मीटिंग में ऐसी कुछ बात हुई है आप लोग की। क्या मीटिंग में ऐसी कुछ बात हुई है? क्योंकि पेज तो यहीं पर फंस रहा है ना कि जो विपक्षी एकता दिखाई दे रही है उसके अगवा कौन होंगे, उसके लीडर कौन होंगे। लेकिन जिस तरह से आप ये स्टेटमेंट दे रहे हैं, क्या नीतीश कुमार होने वाले हैं? शुरुआत हुई है गौरव जी। भागीरथ साहब, त्रिपाठी जी, मैं अभी भागीरथ साहब आपके साथ। सेंटर में रख करके माननीय नीतीश कुमार सभी विपक्ष के लोगों से वार्ता कर रहे हैं, और वार्ता करने के बाद वो एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनेगा और जनता के बीच जाएंगे और जनता के मुद्दों से हमारी लड़ाई होगी।
हमारी जात धर्म और उस पे भाषा पे लड़ाई नहीं होगी। हमारी लड़ाई जनता की जो समस्याएं हैं, किसानों की समस्या है, मजदूरों की समस्या है, बेरोजगारी की समस्या है, महंगाई की समस्या, इन सारी समस्याओं को लेकर के हम अगला 2024 का चुनाव माननीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में पूरा देश लड़ेगा। मैं आपको विश्वास के माध्यम से पवन शर्मा जी, आप एग्री हैं त्रिपाठी जी की बात से कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में विपक्ष एक साथ होगा और मोदी के खिलाफ लड़ेगा चुनाव? क्या कांग्रेस भी नीतीश कुमार की अगुवाई में लड़ने वाला चुनाव? बाखिर जी, बेसिकली अगर देखा जाए तो जो विपक्ष है, अगर विपक्ष इकट्ठा होकर लड़ेगा तभी इन फिरका प्रस्त ताकतों का मुकाबला किया जा सकता है। आज नेतृत्व का तो कोई सवाल ही नहीं है। त्रिपाठी जी तो साफ कह रहे हैं, त्रिपाठी जी साफ कह रहे हैं नीतीश कुमार जी की अगुवाई में लड़ेंगे, वो तो साफ कह रहे हैं। देखिए, अगुवाई किसी एक व्यक्ति विशेष की नहीं होगी। जब अपोजिशन इकट्ठा होता है तो एक कलेक्टिव डिसीजन के साथ में आगे बढ़ता है। अगर आप पहले देखेंगे तो एनडीए के टाइम पे शरद यादव जी आगे आए थे, उनके संयोजक में सारा काम हुआ, फिर चंद्रबाबू नायडू के साथ में हुआ। तो ऐसे ही किसी को एक कलेक्टिव होके सारी पार्टियों को इकट्ठा करना पड़ेगा, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाने पड़ेंगे और उसी के आधार पे सारे आगे काम होगा। आज बात कहीं के प्रधानमंत्री बनने की या उसकी तो आ ही नहीं रही है। आज तो ये कि जो बिखरा हुआ अपोजिशन है उसको कैसे इकट्ठा किया जाए, और उसी काम में नीतीश कुमार जी लगे हैं। तो इसके लिए तो जो भी आगे अगर कोई आगे आ रहा है, संयोजक का काम कर रहा है, तो नीतीश कुमार जी कर रहे हैं। हाँ, उसमें अगर कोई बड़े भाई की भूमिका में देखा जाए, छोटे भाई की भूमिका देखा जाए, वो तो अभी भूमिका आने वाली है ही नहीं। जब होगा तो सही मिल बांट के, और जो भी बात होगी सारे प्रोग्रामों के साथ में बात होगी। तो अभी तो ऐसा कोई नेतृत्व की कोई बात नहीं है। ये नेतृत्व का जो सवाल उठाया जा रहा है बेसिकली सोशल मीडिया पे हो या आपके जितने भी नहीं, त्रिपाठी जी ने अभी कहा कुछ देर पहले, अभी त्रिपाठी जी ने खुद कहा कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, और आपने सुना भी है, लेकिन मुझे लगता है कांग्रेस इस स्थिति में है कि अभी कोई जवाब नहीं देना चाहती वो। नहीं, देखिए, नेतृत्व अगर देखा जाए तो जेडीयू के हिसाब से तो उनका नेतृत्व वो सही बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ, मैं कांग्रेसी हूँ, तो एज ए कांग्रेस का नेतृत्व राहुल गांधी या मल्लिकार्जुन खड़गे जी करेंगे। तो ऐसे ही टीएमसी के लिए ममता जी हैं। तो जो भी विपक्ष का नेता है, अगर वो अपने नेता के लिए बात कर रहा है तो उसमें क्या बुराई है? ठीक है, ठीक है। तो जिस तरह से हम बात ही कर रहे थे कि यहाँ पर लीडर कौन होगा, और लीडर को लेके मुझे लगता है कि हमारी शुरुआती चर्चा में इस तरह की जो बयानबाजी आने से लग रहा है कि वाकई आने वाले दिनों में समस्या तो जरूर होगी। लेकिन सैयद मोहम्मद तकी जी, हमने कई बार कहते सुना है, जब आप पार्टी गठन हुआ था, वो सभी जो राजनीतिक पार्टी है, चाहे उसमें कांग्रेस हो, जेडीयू या तमाम तरह के लोग हैं, उनके खिलाफ हमेशा खड़ी रहती थी। लेकिन क्या अब आप पार्टी भी इस विपक्षी एकता में शामिल होकर गठबंधन बना के बीजेपी के सामने खड़ी हो रही है? हालांकि कई बार केजरीवाल कह चुके हैं कि बीजेपी को हराना सबसे पहला उद्देश्य ही है। देखिए, इस वक्त सबसे बड़ी समस्या ये है कि देश को कैसे मोदी साहब की मनमानी तरीके से लूट चल रही है उससे बचाया जा सके, और जनता को जो महंगाई बढ़ रही है, जो बेरोजगारी बढ़ रही है, जो जनता का शोषण हो रहा है, उसको अधिकारों का हनन हो रहा है, लोकतांत्रिक मर्यादाओं को छिन-भिन किया जा रहा है, हर संवैधानिक संस्था का गैर कानूनी इस्तेमाल किया जा रहा है और कैसे सरकारों को गिराया जा रहा है। ये जो एक आपदा देश के ऊपर आ गई है, उससे देश मोहम्मद तकी जी, आपकी लगता है आवाज यहाँ रुक गई है? हम दोबारा कोशिश करेंगे आपसे संपर्क साधने की। गुलरेज शेख जी, आपने जो विपक्षी नेताओं के आपने बयान सुने होंगे बहुत सारे लोगों के, तो मुझे लगता है कि अब यही विपक्षी जो अभी आप सुन रहे थे इनके बयान, ये इकट्ठा होकर आपके खिलाफ लड़ने वाले हैं। क्या बीजेपी के अंदर बेचैनी शुरू हो गई है? क्योंकि सब इकट्ठा हो जाएंगे तो मुश्किल तो होगी आप लोग को। नहीं, देखिए, जहां तक आप बेचैनी की और इकट्ठा होने की बात करते हैं ना, तो हमने इकट्ठा होते हुए बुआ बबुआ को देख चुके हैं, और उसके बाद क्या हुआ वो हम सब ने देखा। तो होता यह है कि फिर जो वोट्स है ना, वो एक तरफ आते हैं और वोट्स बड़े डिसिसिव हो जाते हैं कि किन किन को हराना है कि एक साथ मिलकर। तो जब ये एक साथ होते हैं तो इनको एक साथ हराया जाता है और हमको और ज्यादा प्रतिशत में वोट मिलते हैं। तो वो कोई विषय नहीं है, लेकिन दो तीन चीजें अभी हमारे चर्चा और संवाद के बीच में हुई। एक तो ममता जी ने दो बातें कही, वो बड़ी महत्वपूर्ण है, आप उसको नोटिस करें। उन्होंने एक बात कही कि कोई ईगो नहीं है उनमें विपक्षी एकता को लेकर जब नीतीश कुमार जी से मिलती है। मतलब इससे एक बात साबित होती है कि नीतीश बाबू के सामने उनकी जो ईगो है वो बीच में नहीं आ रही है।
लेकिन जब राहुल गांधी का विषय आता है तो ईगो बीच में आती है और वो राहुल गांधी से एक तरह से कन्नी काटती हैं, उनसे उनको एक हाथ की दूरी पे रखती हैं। तो ईगो किसके साथ है? कांग्रेस के साथ है, जनता दल के साथ उनकी नहीं है, ऐसा ऐसा साफ साफ नजर आता है। दूसरी चीज, उन्होंने चाहे एक तल्ख अंदाज में ही सही लेकिन कबूल तो किया कि भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ा हीरो है। तो ये बात उन्होंने भी कबूल रही है कि हम हीरो हैं, असली हीरो हम हैं देश के और हम रहेंगे। और अभी कांग्रेस के हमारे पवन जी ने एक बात कही थी बीच में कि चंद्रबाबू नायडू जी का उदाहरण दिया था कि वो भी एक विपक्षी एकता बनाए थे। हमने देखा था 2019 के चुनाव के लिए उन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था एक विपक्षी एकता बनाने के लिए, यहाँ तक कि उन्होंने एक प्रयास भी किया था। आपके साथ थे, आपके साथ पहले थे, आप भी पहले बीजेपी के साथ थे त्रिपाठी जी। बीच में नहीं बोला था, मैं बीच में नहीं बोला था। तो उन्होंने प्रयास किया था बनाने का, वो नो कॉन्फिडेंस मोशन भी लेकर आए थे केंद्र में, लेकिन क्या हुआ था सब कुछ सबने देखा था। तो इस प्रकार की चीजों से काम नहीं होता। ये लोग जो ये ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स कर रहे हो, मैं मानता हूं कि आज नीतीश बाबू हुए या यादव साहब, उनके साथ ये लोग जो है ना एक ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स कर रहे हैं, लेकिन देश आज के समय ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स से नहीं चलता है। और अभी चूंकि त्रिपाठी जी हमारे साथ बैठे हैं, मैं उनसे ये कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की भूमि पे जहां इतना बड़ा एक दलित समुदाय भी रहता है, वहां गए हैं नीतीश बाबू, इसी गठबंधन के नाम पे गए हैं, लेकिन वो बाहुबली आनंद मोहन की रिहाई करवाते हैं। वो आनंद मोहन जो एक दलित आईएएस का मर्डर किया है और उसको एक हीरो का वेलकम देते हैं, बिल्कुल हाथ जोड़ के इस तरह से वेलकम करते हैं। तो ये भी आपको बताना पड़ेगा कि आपके इरादे क्या हैं, आप जो सुशासन की और आप क्यों एक कर रहे हो। ठीक है, ठीक है गुलरेज शेख जी, थोड़ी सी आपकी आवाज में डिस्टर्बेंस आ रही है, लेकिन आप जो बात कहना चाह रहे थे मैं वो उस पर भी सवाल करूंगा बाकी लोगों से, और सवाल तो आपसे भी डेफिनेटली आगे होते रहेंगे। लेकिन मोहम्मद तकी जी की बात उस वक्त अधूरी रह गई थी। मोहम्मद तकी जी, अपनी बात पूरी कर दीजिए आप। मोहम्मद तकी जी, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जी जी, आपकी उस वक्त बात अधूरी रह गई थी, आप अपनी पूरी कर लीजिए बात। देखिए, इस वक्त बहुत जरूरी है हम देश को कैसे इस लूट से बचा सकें। जैसे जो देश की संवैधानिक संस्थाएं उनका गलत इस्तेमाल किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी को बढ़ाने के लिए। कैसे लगातार बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, जनता पर अत्याचार बढ़ रहा है, जीएसटी के टैक्स बढ़ रहा है। तो इन सब चीजों से देश को बचाने की जरूरत है। लोकतांत्रिक मर्यादा का लगातार उल्लंघन हो रहा है, लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन हो रहा है। इस महामारी से, इस आपदा से देश को बचाने की जरूरत है। और कौन प्रधानमंत्री, लेकिन मोहम्मद तकी जी, आप अपने वोटर को कन्विंस कैसे करेंगे? क्योंकि आप लोग ने इन तमाम जिनके साथ खड़े होने की बात कर रहे हैं, आप लोग गठबंधन में जाने की बात कर रहे हो, उन सबके खिलाफ तमाम बड़े बड़े भ्रष्टाचार के आरोप आप लगा चुके हैं आप। देखिए, वोटर जो है उसको अपना गैस सिलेंडर 1150 रुपए का दिख रहा है, वो गैस सिलेंडर को सस्ता लेना चाहता है। वोटर को अपनी बेरोजगारी दिख रही है, वोटर को अपनी महंगाई दिख रही है, वोटरों को बच्चों की फीस दिख रही है, वोटर को परेशानी दिख रही है। तो उस परेशानी से निजात चाहता है। वो जानता है जब भारतीय जनता पार्टी रहेगी, क्या उनके सपोर्टिंग लोग रहेंगे, तब तक ये लगातार चीजें बढ़ती जाएंगी। तो जनता खुद इस वक्त विपक्ष के तो एक साथ देखना चाहती है। जनता खुद इस विकल्प की तलाश में, तो जनता भी विकल्प की तलाश में अपना विकल्प खुद ढूंढ ले। तो आप वो तमाम जो आरोप आप लोग ने लगाए थे, आप उसको भूलने के लिए तैयार हैं? ये हमारे आरोप क्या, तो जनता के लगाए आरोप है। हमने जो भी आरोप लगाए वो जनता ने सब देखा है और प्रत्यक्ष रूप से सामने आ रहे हैं। आप बताइए, पिछले 9 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने किस बहुत भ्रष्टाचारी व्यक्ति को जेल भेज दिया। भारतीय जनता पार्टी ने नोटबंदी की बात कही, कालाधन वापस आएगा, वो कहाँ कालाधन वापस आ गया। भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचार कितना कम कर दिया, भारतीय जनता पार्टी ने महंगाई कितनी कम कर दी। भारतीय जनता पार्टी तो हर संवैधानिक संस्था में लगातार से चेक कर रही है। कोर्ट जब इनके अनुसार फैसले लेते खुश होते हैं, जब कोर्ट इनको हड़काता है। और अभी परसों पेपर में निकला था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा जब तक कि कोर्ट की अवमानना का मामला न हो जाए, योगी सरकार उत्तर प्रदेश में काम सही से नहीं करती। योगी उत्तर प्रदेश में जंगल राज है, ठीक है, तो ये खुद कोर्ट कह रहा है। तो जब ये सारे सामने सीधे सामने जनता देख रही है और जनता परेशान है जनता इस टाइम। ठीक है, तो आप पार्टी ने क्लियर कर लिया है कि भ्रष्टाचार की बात बाद में होगी, यहाँ पर सिलेंडर की पहले बात होगी, और जो तमाम तरह के आरोप लगाए तो उसको आप पार्टी बोलने के लिए तैयार है। ठीक है, सत्यपाल मलिक ने जो बात कही है उस बात, ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास, मैं दोबारा आपके पास आऊंगा। हमारे साथ सोफिया खान जी भी जुड़ी हुई है, जो कि टीएमसी से नेता है। सोफिया खान जी,
आपने शायद उस वक्त नहीं सुना होगा, बीजेपी के जो नेता जुड़े हुए थे, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, गुलरेज शेख जी, उन्होंने कहा कि कम से कम ममता बनर्जी ने ये तो माना कि बीजेपी हीरो है, इसलिए हीरो से जीरो बनाने की बात क्या रही है? सबसे पहले मैं सबको नमस्कार करना चाहूंगी और आदाब, वेरी गुड इवनिंग। देखिए, व्यंग में बहुत कुछ बोला जाता है। वो अपने आप को हीरो अगर समझते हैं तो वो तो जनता पे छोड़ दें कि कौन हीरो है कौन नहीं है। हीरो वही है जो देश के हित के लिए सोचता है, जो देश के लिए सोचता है। और जहां तक मैं जानती हूँ या पूरा भारत जानता है कि जब से भाजपा सत्ते पर आई है तो देशवासियों की क्या दशा हुई है, ये हो, बेरोजगारी हो, वो धर्म जात को लेकर किसी भी तरह की लड़ाई हो, तो यहाँ पर हीरो कौन है ये बताने की आवश्यकता नहीं है। और दूसरी बात है कि यहाँ पर जो महागठबंधन करने की जो सोच है, सबसे पहले मैं अपनी नेत्री ममता बनर्जी को बहुत बहुत बधाई दूंगी कि उन्होंने ऐसी सोच की, पहल की। नीतीश कुमार और तेजस्वी जी, उनको भी मैं बहुत बधाई दूंगी कि उन्होंने इस देश के हित के लिए सोचा और सामने आए और देश के लिए जो है वो एक दूसरे के साथ गठबंधन करके जो है देश को बचाने की जो मुहिम है वो चलाने की जो चेष्टा की है। और सिर्फ चेष्टा बल्कि इसमें कामयाबी भी मिलेगी, मुझे उम्मीद है बिल्कुल कामयाबी मिलेगी। जनता जो है वो साथ है। आज जनता जो है ऊब चुकी है अब इस जुमलेबाजों से, और जनता के लिए ही हम लड़ रहे हैं और आखिरी दम तक लड़ेंगे। 2024 की जो लड़ाई है वो बहुत करीब है, बहुत निकट आ चुकी है। और भाजपा को हराने के लिए ऐसा नहीं है, भाजपा से पूरा देश जो है वो उब चुका है, लेकिन भाजपा जिस तरीके से जाल बिछाकर, जिसको हम कह सकते हैं चालबाजी से वो जो जीतने की उनकी रणनीति है, जो आगे भी रही है, वो फिर से होगी, ऑब्वियसली होगी। तो उसको तोड़ने के लिए लेकिन आप लोग की रणनीति कामयाब हो पाएगी? सभी विपक्ष एक साथ हो पाएंगे सोफिया जी? हरा सकते हैं। सभी विपक्ष एक साथ हो पाएंगे? आप लोग की रणनीति कामयाब हो पाएगी? देखिए, अगर 100 में से 80 लोग भी हो जाते हैं, 80% भी हो जाता है, तो भी हम अपनी जीत ही मानेंगे। सबकी ओपिनियन एक नहीं होती और हम सबके ओपिनियन को सम्मान भी करते हैं। हर किसी के अपने अपने राय होते हैं, हर किसी के अपना अपना ओपिनियन होता है। हर कोई हमसे सहमत हो ये जरूरी भी नहीं है, लेकिन जितने भी लोग सेकुलरिज्म को मानते हैं, जितने भी लोग सेकुलरिज्म को मन में श्रद्धा देते हैं, वो तो जरूर हमारी बातों से सहमत होंगे, क्योंकि यहाँ पर हम अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं। ये अलबत्ता अगर जो लोग भी देश के हित के लिए सोचते हैं, जो भी राजनीति करता है और जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं, जो लोग वाकई में देश के लिए सोचते हैं, अपने लिए नहीं सोचते, वो लोग जरूर इस बात से सहमत होंगे कि गठबंधन ही एकमात्र उपाय है कि ये जुमलाबाजियों वाली जो पार्टी है उनको हम सत्ते से हटा सकते हैं। ठीक है आरपी सर, विपक्षी पार्टी तो बड़ी आशावादी है, उनको लग रहा है कि जो रणनीति बड़ी कारगर साबित होगी और मोदी को हीरो से जीरो बना देंगे, बीजेपी सरकार को हटाकर हमारी सरकार बना देंगे। लेकिन जितना आसानी से, जितने अच्छे से ये सब विपक्षी पार्टी के नेता कह रहे हैं, उतना आसानी से होते हुए दिखाई नहीं दे रहा, या उतनी आसानी से चीजें हो सकती? आपको क्या लगता है? देखिए, आशावादी तो सारे लोग होते हैं, सारे सब लोग इकट्ठा होते तो आशावादी होंगे ही होंगे। और उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती भारतीय जनता पार्टी है, जिसकी सरकार है, जिसके नेता बड़े लोकप्रिय नेता जिसको कहते हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं। तो निश्चित रूप से इन पार्टियों को अगर सकारात्मक सोच है उनकी और ये सारी बातें, मैं आपको भागीरथी एक दूसरी तरफ ले जाना चाहता हूँ। नीतीश जी जेपी आंदोलन से निकले हुए नेता हैं और आपने देखा होगा कि उस समय जेपी आंदोलन जो है, उस समय की सरकार, इंदिरा गांधी की सरकार के खिलाफ एक आंदोलन हुआ और उन्होंने सरकार के खिलाफ जो है एक बड़े ही पूरा इतना बड़ा आंदोलन था कि उस आंदोलन के चलते जेपी जयप्रकाश जी के चलते सारे के सारे दल इकट्ठा हो गए, चाहे वो दक्षिणपंथी हो, वामपंथी हो, कोई दल हो, सेकुलर हो, समाजवादी हो, सारा दल इकट्ठा हो गया। हमें लगता है कि नीतीश जी शायद उस घटना को समझते होंगे। आज उनकी स्थिति ये हो गई है कि वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लामबंद करने के लिए जेपी आंदोलन जैसे अभी आपने देखा होगा कि ये जो बैठक बुलाने वाले हैं पटना में, तो उनका कहना यह था कि भाई पटना में आएंगे तो यहीं से जेपी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। एक जो है मजबूत सत्ता को उखाड़ फेंकने का प्रयास हुआ था। एक बात तो ये है। दूसरी बात यह है विपक्षी एकता की बात। आपने देखा होगा कि ममता बनर्जी हों, भले आज कह रही हो कि हम जो है हमारा ईगो नहीं है और तमाम चीज़ें हैं, इसे जो केसीआर हों या ये अन्य कई नेता हैं जो कि एक सिरे से जो कांग्रेस को खारिज करते हैं कि उनके साथ हम नहीं जाएंगे। अब सवाल ये उठता है कि अगर वो नहीं जाएंगे और मान लीजिए कांग्रेस इस विपक्षी एकता में अलग थलग हो जाती है। हालांकि नीतीश जी जो है कांग्रेस नेता राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे से भी मिले, आपके नेता अरविंद केजरीवाल जी से भी मिले, सबसे मिले,
और इनका प्रयास भी बड़ा सार्थक है कि वो विपक्षी एकता को लेकर के बड़ा, जब से ही दोबारा जो भारतीय जनता पार्टी से अलग होकर मुख्यमंत्री बने, और जो है इस तरह से जो एक जो पूरा उन्होंने ताना बाना शुरू में ही समझ लिया था कि उनको विपक्षी एकता का ऐलान पहले भी कर दिए थे, और उसी को वो जो मूर्त रूप देना चाहते हैं। अगर मान लीजिए वेस्ट बंगाल, बिहार, तेलंगाना, आम आदमी पार्टी के दिल्ली, पंजाब और उत्तर प्रदेश, जिन नेताओं से जो बड़ी मजबूती के साथ, बहुत सारे नेता जो कांग्रेस से थोड़ी दूरी बनाए हुए हैं, अगर इन पर भी लड़ते हैं तो लगभग 200 सीटों पर सीधा मुकाबला होगा भारतीय जनता पार्टी का जी। और हमें लगता है कि जातीय जनगणना और जो विपक्ष पर जांच एजेंसियां लगा रखे हैं, इन्हीं दो तीन मुद्दों को लेकर के ये आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का आमना सामना इन्हीं से होगा अगर कांग्रेस के साथ नहीं जाते। और जहाँ तक रहा उसके इतर, अब वहाँ सवाल है कि कौन अगुवाई करेगा जी। भाई सवाल है कि क्या कांग्रेस उसी स्थिति में होगी कि इनके साथ जो है इनके साथ समझौता करके आगे आएगी, ये सब सारी चीज़ें देखने वाली होंगी। लेकिन पक्की बात है कि अगर जब तक पूरा समूचा विपक्ष एकजुट नहीं होता, हम फिर उसी समय ले जा रहे हैं जब वो जो 77 का में जो है आंदोलन हुआ था, अगर सारे दल इकट्ठा होते हैं तब तो लगता है कि कहीं न कहीं जो है विपक्षी एकता एक मूर्त रूप ले रही है। लेकिन अभी हाल की स्थिति ये है कि अभी कोई कुछ कहा नहीं जा सकता है। हाँ। लेकिन निश्चित रूप से नीतीश जी का जो प्रयास है सभी दलों के साथ, चाहे कांग्रेस हो या अन्य दलों, तृणमूल कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, और एक बड़ी महत्वपूर्ण बात गुरुरेश भाई ने किया था अभी कि भाई वहाँ गए लेकिन मायावती से क्यों नहीं मिले, बहन जी से क्यों नहीं मिले, और बहन जी से भी मिलना चाहिए था, विपक्ष की वो भी एक नेता जी। तो ये कई चीज़ें जो है आड़े हाथ आती है, किसमें क्या है, किससे दूरी बनानी, किसके साथ रहना है। अगर सपा के साथ जाते तो बसपा अलग हट जाती, बसपा के साथ जाते सपा, हर जगह अंतर विरोध है पार्टियों के बीच में। अब एकता कैसे होगी और कैसे मुकाबला करेंगे ये तो इनके आने वाली रणनीति बताएगी। लेकिन ये बात तय है कि एक प्रयास जरूर हुआ है। हाँ। और हो सकता है कि जिन राज्यों में भागीरथ जी, जहाँ पर जो पार्टियां मजबूत हैं, जिनकी सरकारें हैं, वो जरूर वहाँ पर अभी से भी पहले भी चुनौती देती रही है भारतीय जनता पार्टी को, आज भी चुनौती देंगे। बिल्कुल, वाकई चुनौती तो इसमें मिलती रहेगी क्योंकि राज्य में जो पार्टी मजबूत है, अगर वो छोटी पार्टी के साथ गठबंधन करेगी तो फायदा तो इतना होगा, अच्छा ही होगा, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन के त्रिपाठी जी, जैसे बहुत सारे राज्य ऐसे, जैसे अगर हम बात कर लें, आप लोगों का गठबंधन हो भी गया, सभी विपक्षी पार्टी एक हो भी गई, लेकिन ममता बनर्जी का जनाधार हम बात करें, बिहार में कुछ खास नहीं है, कुछ ज़्यादा कुछ वोटर उस तरह से नहीं है। आप लोग का भी, हम बंगाल चले जाए तो बंगाल में कोई ऐसे आप लोग के वोटर्स नहीं है वहाँ पर। तो ये समीकरण वो कैसे आप बिठाएंगे? क्योंकि गुलरेज शेख जी ने तो कहा उत्तर प्रदेश में हुए थे इकट्ठा, मायावती हुए थे इकट्ठा और अखिलेश यादव इकट्ठा हुए थे, लेकिन क्या हुआ, कुछ ज़्यादा कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। देखिए गौरव जी, भागीरथ राजनीति क्या त्रिपाठी जी, भागीरथ साहब अभी आपके साथ है। गौरव जी, राजनीति जो है संभावनाओं का खेल है। भारतीय राजनीति में बहुत बड़े बड़े प्रयोग हुए हैं। हाँ। और डॉक्टर बिरला ने हमेशा कहा था कि जैसे रोटी सेकी जाती है वैसे सत्ता को हटाया जाता है। तो ये दौर आ गया है। और एक भारतीय जनता पार्टी जो केंद्र में राज कर रही है वो 38% वोट के साथ कर रही है। लगभग 60% वोट जो है बाहर है। अगर ये 60% तो सारे विपक्षी दल मिलकर के एक प्लेटफॉर्म पे आकर के जब लाएंगे तो उम्मीद है कि हम भाजपा को बाहर करने में सक्षम हैं। क्योंकि ये मुल्क जो है, इस मुल्क में जो लोकतंत्र है वो बड़ा मजबूत है और जनता इसका जवाब बहुत अच्छे तरीके से दे रहा है। लेकिन यही समीकरण का तो जिक्र किया त्रिपाठी जी मैंने। उत्तर प्रदेश में भी मायावती और अखिलेश यादव साथ में आए थे, उसके पहले अखिलेश यादव कांग्रेस के साथ में आए थे, तब भी ये बात चल रही थी कि अब कांग्रेस और अखिलेश यादव साथ में आ गए, सपा कांग्रेस साथ में आ गई है, अब कमाल होने वाला। लेकिन वो कमाल दिखाई नहीं दिया। गौरव जी, कभी त्रिपाठी जी सुनिए गौरव जी, त्रिपाठी जी, भागीरथ साहब अभी भागीरथ साहब आपसे सवाल कर रहा है। लेकिन जब अगर कायदे का लीडरशिप होती है, अगर नेतृत्व तो अच्छा होता है, हाँ। मेरा अपना मानना है, अगर एक चेहरा नीतीश कुमार को बनाया जाएगा जो पक्ष के चेहरा है, ओबीसी के हैं जी, तो एक ओबीसी का वर्ग लगभग 54% वोट इस मुल्क में है, 54-55% है। तो ये अगर मुखातिब उधर की तरफ हो जाएगा तो ये बहुत बड़ा वोट आपको मिलेगा, एक जंग वोट मिलेगा। उसमें कांग्रेस हमारी मेन सेंटर में रहेगी क्योंकि देश की सबसे बड़ी पार्टी रही है और उसके हर
जगह वोट है, तो कांग्रेस को मेन फ्रंट में रखना पड़ेगा। और उसके साथ अगर नीतीश कुमार का चेहरा बनाया जाए, और जो नीतीश कुमार के पास सारे गुण है, चूंकि वो ईमानदार है, कर्मशील है, और उन्होंने बिहार को एक अच्छे विकास के रास्ते पे लाने का काम किया है। और एक और आपसे आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, हिंदुस्तान में बहुत से मुख्यमंत्री हैं, लेकिन किसी भी मुख्यमंत्री में ताकत नहीं है। मैं चाहूंगा पवन शर्मा जी को थोड़ा आप और क्लियर कर दीजिए, क्योंकि उस वक्त ये कह रहे थे आप अपनी पार्टी अगुवाई की बात कर रहे हैं, आप यही कह रहे हैं ना कि विपक्षी इकट्ठा एक साथ होंगे और प्रधानमंत्री का चेहरा नीतीश कुमार होंगे, आप यही कहना चाह रहे हैं आप? लेकिन नीतीश कुमार ने गांधी के रास्ते पे चल के शराबबंदी किया, और उससे बिहार की राजनीति में बड़ा परिवर्तन आया। त्रिपाठी जी इसको बस थोड़ा क्लियर कर दीजिए, आप ये कहना चाह रहे हैं कि सभी विपक्ष एक साथ हो और चेहरा प्रधानमंत्री का नीतीश कुमार होंगे, आप ये कह रहे हैं? करना पड़ेगा। पवन शर्मा जी, देखिए मैं डिबेट में वही बात कर रहा था मैं आपसे। देखिए सब विपक्षी पार्टी इकट्ठा तो हो जाएंगे, लेकिन फिर वही समस्या आएगी कि लीडर कौन होगा, और जब भी लीडर की बात आएगी फिर विपक्षी पार्टी दूर हो जाती है। 2019 के पहले भी हमने देखा कई स्टेज में आप लोग इकट्ठा थे और हाथ उठाए हुए थे, लेकिन क्या पवन शर्मा जी कांग्रेस पार्टी नीतीश कुमार जी का नेतृत्व लेने के लिए तैयार है? उनके नेतृत्व में आएगी कांग्रेस पार्टी 2024 का चुनाव में उतरेगी? अगर नेतृत्व के तैयार नहीं होगी तो फिर इकट्ठा कैसे होंगे आप लोग? पवन शर्मा जी क्लियर कर दिया त्रिपाठी जी ने, अब आप ये मत बोलिए कि उनकी पार्टी की अगुवाई की बात कर रहे थे वो। देखिए बागेल जी, मैं एज ए ऑफिशियल प्रवक्ता कांग्रेस का मैं तो ये बताना चाहता हूँ, अभी कोई नेतृत्व की तो बात ही नहीं हो रही है। त्रिपाठी जी ने क्लियर कर दिया, मैं तो जेडीयू पार्टी की बात कर रहा हूँ, उन्होंने क्लियर कर दिया। अब देखिए ऐसा है, अब जेडीयू की पार्टी जो जेडीयू के जो प्रवक्ता हैं या जो ऑफिशियल हैं, मुझे नहीं पता कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है या वो क्या सोच रहे हैं, वो अपने नेता के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन अभी जो भी काम चल रहा है वो विपक्षी एकता के लिए ये जो फिरका प्रस्त ताकतें जो भारत के अंदर बैठ गई है सत्तासीन होके, जिन्होंने पूरी जो सोसाइटी को खराब कर दिया है, चाहे उनका माहौल खराब किया है जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, आप उसको उस सामंजस्य को वापस बैठाने के लिए अगर कोई भी नेता सामंजस्य बैठा रहा है अपोजिशन पार्टीज में, तो वो उसका स्वागत होना चाहिए। वो चाहे नीतीश जी हो, चाहे वो ममता बनर्जी हो, या कोई भी अगर आ रहा है तो स्वागत है। दूसरी बात है कि पहले ही हमारे जो मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने साहब कहा है कि अभी नेतृत्व का कोई मतलब ही नहीं है। अभी पहले ये देखना है कि कैसे जो भी समान विचारधारा के लोग हैं वो कैसे इकट्ठा किया जाए और उनके साथ मिलके कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत इलेक्शन लड़ा जाए। और वही अभी आज की तारीख में वही बातें हो रही है। आज की डेट में नेतृत्व का कोई मतलब ही नहीं कि कौन लीडर बनेगा, कौन प्रधानमंत्री बनेगा। प्रधानमंत्री की बातें आएंगी बाद में, जो भी जितनी भी पार्टियां इलेक्शन लड़के आएंगी सीटों के हिसाब से, जो ज्यादा जिसकी सीटें होंगी, जिस हिसाब से जो भी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होगा। कांग्रेस ने कभी सत्ता का लालच किया नहीं है। कांग्रेस सिर्फ इस देश को बचाने के लिए, आज इस सेना को बचाने के लिए, भ्रष्टाचारियों को हटाने के लिए काम हो रहा है। ठीक है पवन शर्मा। गुलरेश शेख जी, क्या बीजेपी इसलिए थोड़ी चिंतित होती है लेकिन फिर थोड़ी आश्वस्त हो जाती है? ठीक है, क्योंकि जब भी विपक्षी इकट्ठा बात होती है कि सब विपक्षी पार्टी इकट्ठा होने वाली है, तो नेतृत्व कौन करेगा, इसके कारण फिर विपक्षी पार्टियों के जो राग होते हैं वो अलग अलग सुनाई देते हैं। अभी हमने खुद सुना कि त्रिपाठी जी तो कह रहे हैं कि जो चेहरा होंगे प्रधानमंत्री का वो नीतीश कुमार होंगे। कांग्रेस कह रही कि अभी कोई चेहरे की बात नहीं हुई, नेतृत्व कौन करेगा इसकी बात नहीं हुई है। क्या इसलिए बीजेपी थोड़ी आश्वस्त हो जाती है या वाकई बीजेपी के अंदर बेचैनी है? क्योंकि वाकई अगर सभी विपक्षी पार्टी इकट्ठा हो गई और नेतृत्व भी तय हो गया तो फिर मुश्किलें हो सकती हैं। नहीं, इसमें तो कॉन्ट्रा इंडिकेशन है सर। मैं अभी आपको बताऊं, अभी जिस प्रकार से त्रिपाठी जी ने कहा कि नीतीश बाबू जो होंगे वो चेहरा होंगे और कांग्रेस का सपोर्ट रहेगा। अब कांग्रेस का यदि सपोर्ट होता है तो जिन ममता बनर्जी दीदी के साथ वो बैठे थे अभी, क्या वो उनके साथ आएंगी? क्योंकि कांग्रेस का और लेफ्ट बैक तरह का अलायंस है, वो अलायंस हमने केरला में देखा है और वो ही आपको पश्चिम बंगाल में भी दिखता है जब चुनाव का समय आता है। पिछले चुनाव में भी हमने यही हालत देखे थे। तो क्या ममता बनर्जी उस स्थिति में कंफर्टेबल रह पाएंगी? नहीं रह पाएंगी। और बड़ी इजीली कमलेश त्रिपाठी जी ने मेरे प्रश्न को डॉज कर दिया कि क्यों नीतीश बाबू जो है वो एक दलित के हत्यारे को बाहर निकलवाए, आउट ऑफ द वे जाकर बाहर निकलवाए जेल से, और उनका अभिवादन किए, एक हीरोज वेलकम दिए। तो इसके ऊपर भी इनको बोलना चाहिए। ठीक है,
कुछ और सवाल तो है, ये सवाल हालांकि आज के मुद्दे से जुड़ा नहीं है, लेकिन हम इससे सवाल पूछ लेंगे बाद में, लेकिन ठीक है। लेकिन गुलरेज शेख जी, देखिए बहुत सारी सीटें ऐसी होती हैं कि जहां पर मार्जिन 500, 1000 ऐसा मार्जिन होता है, लेकिन अगर सभी छोटी छोटी पार्टियां या बड़ी बड़ी जो आपकी विपक्षी पार्टी इकट्ठा हो जाएंगी, तो जहां पर सीटें कम मार्जिन से फंसती हैं, वहां पर बीजेपी को नुकसान हो सकता है। देखिए, ये संभावनाओं की बात हम करते हैं, लेकिन मैंने आपको देखा ना कि इसका एक बड़ा उदाहरण हमने जो महागठबंधन बना था उत्तर प्रदेश में एसपी और बीएसपी का, जिसके विषय में कहा जा रहा था कि अब तो पूरा उत्तर प्रदेश स्वीप कर लेगा, वो किस प्रकार से औंधे मुंह जाकर गिरा। देखिए, अलग अलग पार्टियां इसलिए हैं क्योंकि अलग अलग डिफरेंसेस हैं, वैचारिक डिफरेंस भी आपस में उन सब पार्टीज के हैं, और उनके वोटर्स में भी डिफरेंस है, उनके कार्यकर्ता में भी डिफरेंस है, इसीलिए अलग अलग पार्टीज हैं, वरना वो सब एक क्यों नहीं हो जाते, एक दल बन जाता ना। ठीक है सैयद मोहम्मद तकी जी, विचार में डिफरेंस है, वोटर्स में डिफरेंस है, और तमाम तरह के जो पार्टियों की जो कार्यप्रणाली है वो डिफरेंस है, तो फिर जब इतने सारे डिफरेंस होने के बाद पार्टी इकट्ठा एक साथ आएंगी, क्योंकि जैसे मैंने आपके जिक्र किया था, आप लोग हमेशा भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़े होने की बात करते थे, लेकिन अब सिर्फ बीजेपी को हराने के लिए आप लोग भ्रष्टाचार को साइड रखने की सोच रहे हैं और कह रहे हैं कि ठीक है पहले गठबंधन करेंगे, पहले बीजेपी को हराएंगे, उसके बाद सोचेंगे क्या करना है। तो इतने सारे डिफरेंसेस होने के बाद जब आप लोग इकट्ठा होंगे, तो जो पब्लिक की तरफ मैसेज जाएगा कैसे जाएगा, पब्लिक कैसे कन्विंस होगी, और पब्लिक किस विचारधारा के साथ में जाएगी, ये भी कम से कम एक बड़ा सवाल होगा पब्लिक के सामने। देखिए, घर को सजाने का तस्वुर तो बहुत बात का है, घर को सजाने का तस्वुर तो बहुत बात का है। पहले ये बताओ घर बचाया कैसे जाए, कौन प्रधानमंत्री बनेगा, किसको क्या, कौन गृह मंत्री बनेगा, कौन फाइनेंस मिनिस्टर बनेगा, कौन होम मिनिस्टर बनेगा, कौन विदेश मंत्री बनेगा, किसको क्या पद मिलेगा, ये सब बात की बातें हैं। पहले ये बताइए, देश की लोकतांत्रिक मर्यादा दिन पर दिन छिन्न होती जा रही है, हर संवैधानिक संस्था का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, लोगों को जेलों भेजा जा रहा है, सीबीआई ईडी का गलत उपयोग हो रहा है। सत्यपाल मलिक ने इतना बड़ा खुलासा किया, उस पर बात नहीं हो रही है। सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए, उस पर बात नहीं हो रही। अपने लिए प्रधानमंत्री करोड़ रुपए का हवाई जहाज मंगा लेते हैं, लेकिन सेना के लिए जहाज नहीं मंगाते। अपनी डिग्री की बात नहीं कर रहे, प्रधानमंत्री की डिग्री कहाँ से मिली, राहुल गांधी की सदस्यता रातों रात कैंसिल कर दी गई, प्रधानमंत्री जी अपनी डिग्री के बारे में बात नहीं कर रहे, ना उस पर कोई। लेकिन मैं चुनाव से पहले की बातें कर रहा हूं, जब आप लोग गठबंधन बनाएंगे तो किस विचारधारा के साथ जनता को कन्विंस करेंगे। देखिए मोहम्मद तकी जी, कुछ जनता ऐसी होगी, अगर आप लोग मान लें कि अगर दिल्ली में कांग्रेस के साथ गठबंधन करते हैं तो वो आपको तो पसंद करती है, लेकिन कांग्रेस को वोट देना नहीं चाहती है। लेकिन अगर देखेंगे कि आपने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया है तो उनको लगेगा अगर जब कांग्रेस को वोट नहीं देना, चलिए बीजेपी को देते हैं, तो ये असमंजस तो होगा ना। और इसी का जिक्र गुलरेज शेख जी भी कर रहे थे। देखिए, जब अटल बिहारी वाजपेयी ने गवर्नमेंट बनाई थी और 13 दिन चली थी, उसके बाद भी उन्होंने समझौता करके सरकार चलाई थी, उस समय भी जनता के दिमाग में बहुत सारे सवाल थे, लेकिन जनता लोग फिर भी साथ आए और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार तो थोड़ा ठीक भी थी। आज जो हालात हैं देश के, वो इतने बदतरीन होते चले जा रहे हैं, दिन ब दिन की अर्थव्यवस्था नीचे गिरती जा रही है, बैंकों का कर्जा बढ़ता जा रहा है, लोग लोन अदा नहीं कर पा रहे हैं। आपने अदानी अंबानी के ऊपर जीएसटी माफ कर दिया, जनता को दूध पे पैसा ले रहे हैं, जनता बच्चों के स्कूल के पेंसिल बॉक्सेस पे जीएसटी ले रहे हैं। तो ये सारे सवाल जनता के मन में उभर रहे हैं, वो सवाल अपना रास्ता खुद ढूंढ लेंगे और सरकार बदलने का मन जनता बना चुकी है। जनता बीजेपी से छुटकारा जाना चाहती है, वो नहीं चाहती कि इस परेशानी में और दिन पर दिन और मुब्तला हो उसके अंदर। ठीक है, हालांकि जो मैंने सवाल पूछा था आपने उसका जवाब नहीं दिया। ठीक है, सोफिया खान जी मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन सवालों का जवाब नहीं, ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास। गुलरेज शेख जी को कहीं जाना है, इसलिए एक सवाल मैं उनसे ले लेता हूं। ठीक है, मैं आऊंगा दोबारा आपके पास, अभी समय है हमारे पास। गुलरेज शेख जी, देखिए वो जो मैं जिक्र कर रहा था वो वाली चीज कि अगर सारी विपक्षी पार्टी इकट्ठा हो जाएंगे तो जो विचारधारा रहती है, किस विचारधारा को जनता चुनेगी और किस तरह से उनको वोट करेगी, ये तो यहां पर चीजें रहेंगी। लेकिन देखिए, जो समीकरण का खेल होता है पूरा चुनाव, अगर समीकरण आपने सही बिठा लिया तो आप चुनाव जीत सकते हैं, समीकरण अगर गलत बिठा लिया तो चुनाव हार सकते हैं। और यही समीकरण विपक्षी पार्टी बैठाने की और जुगाड़ करने की कोशिश कर रही है, और समीकरण के कारण हो सकता है कहीं बीजेपी को नुकसान ना हो जाए। पूछूंगा सैयद तकी साहब से पूछूंगा कि दिल्ली में केजरीवाल जो हैं वो अलायंस करके कितनी सीटें देंगे कांग्रेस को। चलो कुछ वो अगर 2-3 सीटें देते भी हैं तो कांग्रेस हरियाणा में केजरीवाल को कितनी, ये जो कॉन्ट्राइंडिकेशंस है ना लोगों के बीच में, ये बड़े प्रमुख हैं। और दूसरी बात एक बार वो बोलता हूं कि हमने एक इस प्रकार का गठबंधन बनाया था, वो कब बनाया था कि हमने अपने दल को भी उसमें विलय कर दिया था, जनता पार्टी बनाई थी इमरजेंसी के बाद। लेकिन जैसे ही
इमरजेंसी के जितने भी वो कानून थे वो सब हट गए, तो अपनी अपनी आइडेंटिटी के साथ हर दल अलग हो गया। और उसके बाद कभी समाजवादी पार्टी बनी, तो कहीं पर जनता दल बना, तो कहीं बीजेपी बनी। तो वो जनता पार्टी का एक जो ग्रैंड एक्सपेरिमेंट था, उसने दिखा दिया कि इस प्रकार के जो गठबंधन बनते हैं उनकी कितनी मर्यादाएं होती है। उसने तो सारी मर्यादाओं को भी क्रॉस करके अपने चिन्हों को फ्रीज करके एक तरह से और सबको एक में विलय करके एक नई पार्टी बनाई थी, लेकिन वो भी नहीं चल पाई। तो मल्टी पार्टी सिस्टम जो है ना, अवधारणा भारत में इसीलिए है क्योंकि अलग अलग दलों के अलग अलग विचार हैं। इस देश में समाजवादी विचार के कुछ लोग हैं, कुछ हमारे विचार के हैं, कुछ कांग्रेस के विचार के हैं, कुछ कम्युनिस्ट हैं, तो इसीलिए अलग अलग पार्टियां हैं। आप ये सोचो कि सबको मिला दो, आप नमक भी डाल दो, आप मीठा भी डाल दो, आप खट्टा भी डाल दो, फिर जो डिश बनेगी वो कैसे बनेगी? लेकिन गुलरेज शेख जी, अगर सभी सही मात्रा में अगर चीजें मिलाई जाए तो डिश बड़ी अच्छी भी बनती है। गुलरेज शेख जी, अगर सभी इंग्रेडिएंट सही मात्रा में मिलाए जाए तो डिश बहुत अच्छी बनती है, लोग पसंद करते हैं अगर सही मात्रा में सब चीजों को डाला जाए। ठीक है गुलरेज शेख जी, ठीक है, आवाज नहीं आ रही मुझे। ठीक है, आपकी बात लेकिन हो गई यहाँ पर, और मुझे लगता है जो आप कहना चाह रहे थे वो बात आपकी यहाँ पे दर्ज होगी। ठीक है, कोशिश करते हैं जो आपका आवाज नहीं आ रही वो, जी कोशिश करते हैं ताकि आपकी आवाज आ जाए। सोफिया खान जी, देखिए जो मैं जिक्र कर रहा था, त्रिपाठी से भी जिक्र कर रहा था, बाकी विपक्षी पार्टियों से भी जिक्र कर रहा था कि कितने सीटें आप दोगे। और अगर हम बात करें बंगाल में जो जनाधार आप लोग का है, वो जनाधार जेडीयू आरजेडी का नहीं है, यही जनाधार सेम बिहार में आप लोग के पास नहीं है। तो आप लोग इकट्ठा तो एक साथ हो जाएंगे, लेकिन फिर कितनी सीटें किसको मिलेगी, कौन नेतृत्व करेगा, ये तमाम तो जो सवाल है, ये सवाल तो हमेशा बने रहेंगे। क्योंकि अभी आपने सुना होगा के त्रिपाठी साफ कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी का चेहरा होगा प्रधानमंत्री का, कांग्रेस उसमें सहमत नहीं है। तो ये सारी चीजें कैसे होंगी? 2019 में भी साथ आने की कोशिश की थी आप लोगों ने। सोफिया खान जी, आपको आवाज सुनाई दे रही मेरी? चलिए, लगता है कि हमारी आवाज नहीं पहुंच रही। आरपी सर, देखिए नेतृत्व को लेकर हमेशा समस्या तो उठेगी, क्योंकि अभी आपने डिबेट में देखा, हम डिबेट कर रहे हैं और इसी डिबेट में दो पार्टी आपस में नेतृत्व को लेकर दोनों अलग अलग दोनों के बयान हैं। क्योंकि जेडीयू कह रही है कि जो नेतृत्व होगा प्रधानमंत्री का वो नीतीश कुमार का होगा, और कांग्रेस इससे सहमत नहीं है। और तमाम तरह के फिर कौन किसको वोट देगा, कौन सी विचारधारा फॉलो करेगा, कैसा समीकरण बैठेगा, ये प्रैक्टिकल चीजें तो होंगी सामने। और जो आपने जिक्र किया था इंदिरा गांधी के समय जब सारी विपक्षी पार्टी एक हो गई, तो उस वक्त इमरजेंसी बहुत बड़ा एक मैटर था। अभी वैसा लगता है कि जो कांग्रेस जो पार्टी है या तमाम विपक्षी पार्टी, वो इसी तरह से माहौल बनाने की कोशिश कर रही है कि देश में पूरा माहौल खराब हो गया, इसलिए सब विपक्षी पार्टी एक साथ आना पड़ेगा और बीजेपी को हराना पड़ेगा। तो वैसा माहौल बनाने में कामयाब हो पाएगी? देखिए भागीरथ जी, कामयाब तो माहौल बनाने में कोई भी हो सकता है। हाँ। अगर इतने दल मिल करके माहौल बनाते हैं और एंटी बीजेपी बनाने की कोशिश करते हैं तो बिल्कुल हो सकता है। अब सवाल है कि यही माहौल तो बीजेपी ने बनाया कांग्रेस के खिलाफ, तो ये नरेटिव सेट करने वाली बात है कि कौन किस तरह का नरेटिव सेट कर पाता है। अभी तकी साहब ने भी कहा, हमारे जितने भी विपक्ष के जो भी प्रवक्ता हैं उन लोगों ने भी कहा कि उनको परेशानी किस बात से, उन्होंने क्या मुद्दा लिया हुआ, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में उन्होंने क्या मुद्दा लिया हुआ, इस पर डिपेंड करता। दूसरी बात क्या है, भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार है और निश्चित रूप से इसका सामना जो विपक्ष आज की डेट में हमें नहीं लगता कि उतना मजबूत है। ये बात अलग है कि वोट परसेंटेज देखें तो अगर पूरे विपक्ष का वोट परसेंटेज मिलाया जाए तो निश्चित रूप से 60% के आसपास आता है। हाँ। तो क्या ये लोग इकट्ठा हो पाएंगे? दूसरी बात, सबसे बड़ी बात क्या, नेतृत्व की बात की। अब देखिए यहाँ पर हमारे साथ जो भी प्रवक्तागण बैठे हुए हैं उनको शायद अंदर खाने में क्या हो रहा पूरी बात भी पता नहीं हो। हाँ। उनके नेता कर क्या रहे हैं। लेकिन एक चीज हो सकता है जो अभी निकल के सामने आया, सबसे बड़ी बात ये थी कि नीतीश जी अगर इसको लीड कर रहे हैं तो कोई जरूरी नहीं कि वो प्रधानमंत्री पद के दावेदार भी हो। जेपी कभी प्रधानमंत्री पद के दावेदार थोड़े थे। जेपी जयप्रकाश नारायण जी हमेशा एक जो है एक व्यवस्था और सत्ता के खिलाफ आंदोलन था, जिसमें सारे दल इकट्ठा हुए। अब वो मर्ज हो गए, बात अलग है। विचारधारा कहाँ एक हो सकती है? इसमें तो किसी की विचारधारा एक नहीं हो सकती है, क्योंकि विभिन्न विचारधाराओं के दल हैं। अब सवाल इस बात का उठता है कि देश की स्थिति क्या है, किस मुद्दे पर ये लोगों को काउंटर करेंगे, जनता को किस मुद्दे पर समझाएंगे कि ये सरकार क्या क्या, उसकी खामियां क्या, सारा सब गिनाना पड़ेगा सारे लोग। लेकिन इतनी बात जरूर है कि अगर इतने दल इकट्ठा होते हैं और जहाँ जहाँ उनकी सरकारें हैं और जो मजबूत हैं इस स्थिति में हैं, अगर प्रॉपरली प्रोपोर्शनली ये लोग जो है सीटों का बंटवारा कर लेते हैं
और तरीके से, बिना एक दूसरे, सबसे बड़ी बात है कि बीच बीच में एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी आ जाती है। हाँ। और लोगों में कंफ्यूजन है। तो जनता अगर इनसे गुमराह हुई इनके बयानों को लेकर के कि इनमें एका नहीं है, तब तो रास्ता साफ है बीजेपी का। लेकिन अगर ये पूरा परसेप्शन क्रिएट कर दिए जनता के बीच में कि निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मोदी जी जैसा सशक्त नेता है और ये लोग हैं, और इनमें ये खामियां हैं, बहुत सारी बातें सामने आएंगी। अभी कह रहे थे तकी साहब कि सत्यपाल मलिक का एक मामला पुलवामा वाला, जिसके दम पे सरकार जो है आ गई। दूसरा जो है हमारे मोदी जी का एक नारा भी था, न खाऊंगा न खाने दूंगा। अब वो बोलते हैं सत्यपाल मलिक उन्हीं के सरकार में जो है वो थे, राज्यपाल थे, वो बोलते हैं कि उनको परहेज नहीं है। अब ऐसे बहुत सारे नैरेटिव ये लोग अगर सेट करते हैं तो निश्चित रूप से ये मुकाबला कर सकते हैं। लेकिन अभी देखना होगा अभी आगे किस तरह की स्थितियां बनती हैं, आगे क्या हो सकता है। अभी तो केवल मेल मिलाप है और लोगों को इकट्ठा करने वाली बात है। बिल्कुल। लेकिन सोफिया खान जी, जैसे आरपी सर ने कहा कि अगर सब विपक्षी पार्टी इकट्ठा हो जाती है तो बहुत कुछ कहीं ना कहीं बीजेपी को इसमें नुकसान हो सकता है, अगर प्रॉपर तरीके से सीट का बंटवारा करें तो। लेकिन यहां पर क्या सीट का बंटवारा वाकई उस तरह से हो पाएगा जिस तरह से, अगर विपक्षी पार्टी मान ले एक बार कि इकट्ठा हो रही है, एक साथ आ रही है, तो सीट का बंटवारा वैसा हो पाएगा जिस वजह से सभी को फायदा हो, या फिर सीट के बंटवारे में भी फिर इस तरह का बयान सामने आएंगे और तमाम तरह की चीजें होती रहेंगी? सोफिया खान जी, आपको आवाज सुनाई दे रही है? चलिए, लगता है सोफिया खान जी के पास हमारी आवाज नहीं जा रही है। त्रिपाठी जी, जिस तरह से सीट के, देखिए सीट बंटवारा बड़ा अहम होता है, जो मैंने पहले जिक्र किया आप लोगों से मैंने, कि बहुत सारी सीटें ऐसे होती जहां पर 500-1000 का डिफरेंस होता है, इसकी वजह से कोई जीतता है कोई हारता है। और क्या यही जो छोटा जो डिफरेंस है, खासकर क्या यही आप लोग के ध्यान में है कि अगर हमने इस जगह जहां पर 500-1000 या कुछ कम मार्जिन से जहां पर बीजेपी जीत रही है, अगर वहां पर हमने बीजेपी का खेल बिगाड़ दिया तो बीजेपी का बहुत सारा खेल बिगड़ सकता है और बीजेपी को सरकार से हटा सकते हैं। चल, लगता है हमारी आवाज नहीं आ रही है। पवन शर्मा जी, जो मैं अब जिक्र कर रहा था, क्या यही इसी चीजों को लेकर विपक्ष एक साथ होने की कोशिश कर रही है कि बीजेपी का खेल बिगाड़ना, और खेल जहां पर कम मार्जिन से लोग जीतते हैं और दूसरी पार्टी खड़ी होती है? अगर गुजरात में हम देखें, गुजरात में कांग्रेस को जितना नुकसान हुआ है, बहुत ज्यादा नुकसान है इस बार, कांग्रेस को बहुत कम सीटें है क्योंकि आप पार्टी सामने खड़ी हुई थी। आप पार्टी ने बहुत सारे वोट कांग्रेस के काटे। अगर आप पार्टी आप लोग के साथ होती तो शायद कुछ दृश्य बदला दिखाई देता। क्या यही समीकरण बनाने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग, अगर विपक्ष एक साथ आता भी है तो? जी, पहले तो मैं आपकी बात का समर्थन नहीं करता जिसमें आपने ये बोला है ना कि कांग्रेस को किसी का नेतृत्व स्वीकार नहीं है, पीएम पद स्वीकार नहीं है नीतीश जी को आगे लाने क्योंकि आपने उसको खुद बोला, आपने उसको और हमने बहुत बार, क्योंकि आप लोग हमेशा राहुल गांधी को आगे बढ़ाने के, जिस तरह से हम देखते हैं मीडिया में चीजें चलती रहती है, इसलिए कहा मैंने। देखिए, नहीं, आप देखिए, अभी भी हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने साफ बोला है, पहले हमें ये काम करना है कि हमें ये जो विपक्ष का वोट जो बिखरा हुआ है उसको कैसे इकट्ठा किया जाए। ठीक है। क्योंकि आज अगर भाजपा का वोट अगर देखा जाए तो 37% के करीब है, ठीक है, और बाकी 63% वोट जो है विपक्ष का है, जो बिखरा हुआ है। ठीक। और उसमें अगर किसी की कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत अगर कोई काम बनता है, लोग आते हैं, पार्टियां जो समान विचारधारा की आती है, तो उनका स्वागत है। और उसमें नेतृत्व कौन करेगा, कौन प्रधानमंत्री बनेगा, ये चीजें बाद की बात है। पहले तो ये है कि कौन साथ में आए। दूसरी बात यह कि जैसे आज अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री जी कहीं न कहीं जा रहे हैं। आप कभी वो मुसलमानों की मीटिंग में जा रहे हैं, मुस्लिम्स की, कभी क्रिश्चियन के वहां पे जाते हैं। लेकिन अगर आप देखो, इन्हीं के अगेंस्ट में अगर कोई हेट स्पीच होता है, इनके मंत्री हैं, इनके विधायक हैं, वो अगर उनके अगेंस्ट में बात करते हैं तो वो उनके खिलाफ कोई एक शब्द नहीं बोलते, ना उनके कोई ट्वीट आते हैं। तो देखिए, ये जो भारत में नैरेटिव बन गया है कि भाजपा सिर्फ प्रधानमंत्री जी अपना मुखौटा कुछ और रखते हैं और पीछे से काम कुछ और करवाते हैं, बस इसी भाईचारे को वापस लाने के लिए सारे विपक्ष को इकट्ठा होना पड़ेगा। इस भारत की जो सांस्कृतिक जो माहौल है, जो गंगा जमुनी तहजीब है, उसको वापस लाना पड़ेगा, क्योंकि ये माहौल इन्होंने बिगाड़ दिया है। और उसी को लिए चाहे कोई कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, जेडीयू हो, कुछ अपनी जो भी मिनिमम प्रोग्राम है उसके तहत ही इनको आगे आना पड़ेगा। ठीक है मोहम्मद तकी जी, मिनिमम प्रोग्राम, जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, इसमें अगर मैं कुछ प्रमुख बातों का अगर मैं जिक्र करूं कि वो प्रमुख बातें कौन से हो सकती हैं, 3-4 अगर आप गिना दे तो आप, या आपके हिसाब से, आप पार्टी के हिसाब से क्या होना चाहिए इसमें? देखिए, इस वक्त जनता के सामने सबसे बड़ा मुद्दा ये नहीं कि प्रधानमंत्री कौन होगा,
सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि जो महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है उससे निजात हमें कैसे मिलेगी। वो सिलेंडर जो 1150 रुपए का है वो वापस 600 रुपए का कैसे होगा, ये सवाल है। उस महंगाई को हम एडजस्ट करेंगे। जो हमारी नौकरी जा रही है, जनता की नौकरी जा रही है, वो नौकरी कैसे बहाल होगी, नौकरी कैसे वापस आएगी। जो पेंशन लोगों की बंद हो गई, वो पेंशन, पुरानी पेंशन कैसे बहाल होगी, लोगों को ऐसे राहत मिलेगी, ये बड़ा सवाल है। जो मरीजों की दुर्गति हुई अस्पतालों में देखा कोरोना के दौरान के सामने, वो कैसे पैसा वापस आएगा, अस्पतालों को कैसे सही किया जाएगा, जनता को उसके अधिकार कैसे मिलेंगे, ये सारे अहम मुद्दे हैं जिसके ऊपर जनता वोट करेगी। और जो भी पार्टी सरकार बनाएगी, विपक्ष की पार्टी सरकार बनाएगी, वो इस सब मुद्दों पर बात करेगी और जनता को राहत देगी। पेट्रोल डीजल के रेट इंटरनेशनल मार्केट में कम हो रहे हैं, फिर भी भारत में महंगे हैं। क्यों महंगे हैं? और जबकि आपने कंट्रोल हटा दिया तो उसके बाद भी फायदा नहीं मिला जनता को, तो उस पर बात होगी। तो वो सारे मुद्दे जो हैं, ये सारे मुद्दे कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में इंक्लूड किए जाएंगे। भ्रष्टाचार पे कैसे कार्रवाई होगी, सीबीआई ईडी का दुरुपयोग किया गया है पिछले कई सालों से लगातार बीजेपी शासन के द्वारा, उसको कैसे ठीक किया जाएगा और कैसे इन संस्थाओं की जो इनका सम्मान, इनका गौरव को वापस उठाया जाएगा, इससे बात होगी। तो कैसे हम अपने अभी सिपाहियों की आर्मी में जो हम लोगों को भर्ती कर रहे हैं, वो गलत तरीके से भर्ती कर रहे हैं, उनको वापस 14 साल की 18 साल की सर्विस कैसे मिलेगी, उस पर बात होगी। ठीक है, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, ठीक है, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम। आरपी सर, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत दल तो साथ में आ सकते हैं, लेकिन क्या दलों के जो वोटर्स हैं, दलों के जो समर्थक हैं, वो उस कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के साथ वो आ सकते हैं? क्योंकि कोई ऐसा वोटर होगा जो आपको पसंद करता होगा लेकिन कांग्रेस को बिल्कुल पसंद नहीं करता होगा। तो अगर कांग्रेस और अगर आप पार्टी साथ में हो जाए तो क्या वो वोटर्स भी साथ में हो जाएंगे? लेकिन एक बात जरूर है, वो नरेटिव की बात जो कर रहे हैं, अगर लोग नाराज हैं वर्तमान सरकार से, तब तो सारे वोटर्स इकट्ठा होते हैं। लेकिन ऐसा पूरा उनको तैयारी करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि तुरंत जो है उनके कहने से आ जाएंगे। और अक्सर ये देखा गया है कि एक वोटर जो है, एक पार्टी का वोटर दूसरे पार्टी को अक्सर, अगर वहाँ आमने सामने हैं, जैसे अब अभी कह रहे थे उत्तर प्रदेश में, आपने देखा होगा कि सपा बसपा का जो गठबंधन हुआ था, वोट परसेंटेज देखो तो वाकई क्लीन स्वीप हो जाना चाहिए था, लेकिन लगता है कहीं कहीं वोटर इकट्ठा नहीं हो पाए जी, और एक साथ वोट नहीं किए दोनों को। तो ये ऐसे देखिए क्या होता है कि तब वो विकल्प चुनते हैं कि जो पार्टी है सामने, उधर चले जाते हैं। अच्छा आरपी सर, इसमें समय कम है इसलिए एक सवाल, क्या इस विपक्षी एकता अगर इकट्ठा सब एक साथ होते हैं तो कुछ इससे नुकसान भी हो सकता है पार्टियों को? अब नुकसान फायदा तो अभी तो लोकसभा का चुनाव है, जब विधानसभा का आएगा। नहीं, क्योंकि मैंने वही जिक्र किया, क्योंकि अगर आपका वोटर से कांग्रेस को पसंद नहीं करता, अगर दोनों एक साथ हो जाएंगे तो फिर आपको वोट देने के बजाय अगर उसने बीजेपी को दे दिया, क्या ऐसी भी संभावना हो सकती है नुकसान होने की? बहुत सारी अभी देखा है आपने। ऐसे में तो जो मुख्य दल है, एक राष्ट्रीय दल सामने खड़ा है, अगर उसको लगता है कोई विकल्प अच्छा नहीं है तो चयन कर लेगा जी, वो तो निश्चित रूप से नुकसान होगा। और बहुत सारे देखिए स्विंग वोटर हैं जिनको किसी पार्टी के कार्डर नहीं है, ऐसे वोटर तय करते हैं। ऐसे वोटर जो किसी तरफ नहीं है, न्यूट्रल है जी, वो परिस्थितियों को देख करके, पार्टी के प्रोग्राम को देख करके और तत्काल में सरकार की जो व्यवस्था चल रही है उनसे नाराजगी है, उसको देख करके वोट करते हैं। बिल्कुल आरपी सर, आपने परिस्थिति की बात की, तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या अभी वैसी परिस्थिति है कि एक माहौल बना हुआ है मोदी के खिलाफ, बीजेपी सरकार के खिलाफ, कि अगर सभी विपक्षी पार्टी एक साथ हो जाती हैं? जी बिल्कुल मैं वही कह रहा था, क्लोजिंग स्टेटमेंट बना हुआ तो भी बनाना पड़ता है, बिल्कुल तो पार्टियों को बनाना पड़ता है। तो क्या सभी विपक्षी पार्टी मिलकर वो माहौल बना पाएंगी और मोदी सरकार के खिलाफ सामने खड़ी हो पाएंगी? लेकिन तमाम तरह के सवाल है। लेकिन हमारा समय भी खत्म हो गया। आपसे मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया, गुलरेज शेख जी, पवन शर्मा जी, के त्रिपाठी जी, सैयद मोहम्मद तकी जी, सोफिया खान जी और आरपी श्रीवास्तव जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो परिस्थिति क्या वैसे यहाँ पर अभी बनती हुई दिखाई दे रही है कि अगर विपक्ष इकट्ठा होता है तो उनके वोटर्स भी इकट्ठा होते हैं और बीजेपी के खिलाफ वो वोट डालते हैं और बीजेपी की सरकार को गिराकर, जैसे ममता बनर्जी ने कहा, कि हीरो से जीरो बनाते हैं। तो जनता मांगे जवाब में आज हमने बात की मोदी बनाम विपक्ष की, कि मोदी को सत्ता से बेदखल करने की आखिर विपक्ष की रणनीति क्या होगी और विपक्ष यदि एकजुट होता है तो क्या फिर भी मोदी को मात दे पाएगा और एकजुट विपक्ष से भाजपा कैसे निपटेगी? खैर, अब यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि आम चुनावों से पहले विपक्ष के सुर आपस में मिल भी पाते हैं या नहीं। जनता मांगे जवाब में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।